नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य खंड पाठ का नाम क्या लिखें कि कितने पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से पैराग्राफ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पाठ के, वही पैराग्राफ मैंने आपको दिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये मैंने कैसे पता लगाया, तो ये मैंने पता लगाया आपके अनसॉल्व से। तो मैंने अनसॉल्व को देखा, समझा और पाठ को पढ़ा। उसके बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि इतने ही पैराग्राफ जितने आपको मेरी वीडियो मिलेंगे, यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो मुझे उसी से रेशियो मैंने निकाल के आपको सिर्फ और सिर्फ वही पैराग्राफ दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल ऑफलाइन वीडियो कोचिंग पढ़ाई थी और उसमें वही पैराग्राफ बच्चों को मिले थे, जिससे कि बच्चे 90+ नंबर लाए थे हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के व्याख्या को शुरू करते हैं। ये रहे आपकी पैराग्राफ। पहले इस पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से या कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करनी है। तो बच्चों चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं यानी बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणतावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यहाँ पर यह कहा गया है। अब कहाँ से कहाँ तक हमको आपके पैराग्राफ की व्याख्या करनी होगी, ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए बताते हैं आपको कि कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश आपको दिया गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किन लाइनों पे रेखा हमने खींची है, या आपके जो है कई बार इसी से पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों के ऊपर रेखांकित रेखा मिलेगी आपको। तो चलिए इसके पहले हम पहले क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं। उससे पहले हम आपको लिख दें संकेत। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संकेत क्यों बेटा लिखा जाता है। संकेत इसलिए लिखा जाता है कि एग्जामिनर ये जान सके कि आपने कौन से गद्यांश की व्याख्या या किस गद्यांश के क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं। तो जी क्या है, जो तरुण, और लास्ट में क्या है, रहता है। जो तरुण हम डालेंगे, जो तरुण डॉट 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 अंत में डालेंगे रहता है। ठीक है, फिर इसके हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए पहले संदर्भ आपको बता दें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर डालेंगे इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड के, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लिखूं नामक ललित निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के बता दिया है, तो जिन रेखाओं पर रेखांकित की गई है, जिन शब्दों के ऊपर, उन्हीं के सिर्फ हमको बताने होंगे। ओके, तो चलिए इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं कोई समझाएगा। ठीक है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, दो तीन 4 घंटे लगा रहे हैं, उनका टाइम बढ़ता है, उनके पैसे बढ़ते हैं। हम अभी नए हैं, तो इसलिए आपका समय भी बचा रहे हैं और आप तक सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहुंचा रहे हैं। जैसे कि इस पार्ट से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पैराग्राफ हैं 2, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैराग्राफ मैंने दिए हैं। यही 2 पैराग्राफ में से अगर इसमें से पूछा जाता है क्या लिखें
क्या क्या लिखूं, पाठ से अगर पूछा जाता है कोई पैराग्राफ तो लिख के ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके हम आपको व्याख्या करते हैं। लेखक कहता है कि तरुण अर्थात जिन नवयुवकों, आप तरुण का मतलब समझ रहे हैं, यंग बॉय, ठीक है, नवयुवकों ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों समस्याओं का सामना नहीं किया है और वे केवल सुखों से ही परिचित हैं, उनके लिए यह संसार अत्यंत आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। वे इस सुंदर संसार में अपने जीवन की मनोरम कल्पनाएं करते हैं। जीवन संघर्षों से अपरिचित होने के कारण जीवन रूपी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो लोग अपना बचपन, युवावस्था और ब्रौणावस्था पार कर वृद्धावस्था में कदम बढ़ा चुके हैं, यानी जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और सिर्फ वृद्धावस्था में हैं, उनके लिए क्या कह रहा है लेखक, उन्हें अपने अतीत का गीत गाना अच्छा लगता है। वे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, बेटा घबराओ मत, ऐसे राय देने लगते हैं। एक और नवयुवकों से भविष्य अभी दूर है, वे ये भूल जाते हैं कि ये नवयुवक हैं, ठीक है, तो दूसरी और वृद्धों से उनका बचपन पीछे छूट गया है। एक तरफ नवयुवक हैं जो अपनी ज़िंदगी को आगे पड़ाव पे ले जाना चाहते हैं, और एक तरफ वृद्ध हैं जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो अपने बचपन को देख रहे हैं उन बच्चों में। यही कारण है कि युवा भविष्य के और वृद्ध बचपन के सपने देखते हैं। जो युवा हैं वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, और जो वृद्ध हैं वो बचपन की तरफ। लेखक कहता है कि तरुण और वृद्ध, तरुण का मतलब युवा और वृद्ध मतलब बूढ़े, दोनों ही अपने वर्तमान से असंतुष्ट दिखते हैं, दोनों ही जो प्रेजेंट टाइम है उससे नाखुश हैं। युवा वर्ग अपने उत्साह और साहस से वर्तमान को बदल देना चाहता है, वृद्धजन बीते समय को बेहतर बनाते हैं, वे सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन तनाव भरा हो जाता है। युवा अपने भविष्य के सपने वर्तमान में ही पूरा कर लेना चाहते हैं, जबकि वृद्ध अपने बचपन के सुखमय दिनों को वापस वर्तमान में लाना चाहते हैं, जो संभव नहीं होता है। इससे नवयुवक अपने वर्तमान को सुधारने में लगे रहते हैं और वृद्धजन अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा में प्रयासरत दिखते हैं। वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच यही स्थिति तनाव का कारण बनती है तथा दोनों के बीच मतभेद चलते रहते हैं। यही कारण है कि वर्तमान सदैव दुखी बने रहने के साथ साथ सुधार का युग बना रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब देखते हैं अगले में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो 3 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। गा में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है वर्तमान समय सुधारों का समय क्यों बना रहता है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है वो सुधारों का समय क्यों कहा गया है या क्यों बना रहता है। चलिए इसका जवाब आपको मिलेगा इसी में। वर्तमान समय सुधारों का समय इसलिए बना रहता है क्योंकि युवा हो या वृद्ध सभी अपने वर्तमान से दुखी रहते हैं। युवा अपने भविष्य के सपनों को वर्तमान में पूरा कर लेना चाहता है, जबकि वृद्ध अपने बचपन का गुणगान करते रहते हैं। वर्तमान की यथार्थ स्थिति उसके या उनके सामने होती है, जिससे वे असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको भी देख लीजिए। युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए कि उन दोनों की सोच में क्या फ़र्क होता है, ये बताइए। जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड हैं उनमें क्या फ़र्क होता है उनकी सोच में। देखिए, युवा और वृद्ध का वैचारिक अंतर यह है कि युवाओं की यह सोच होती है कि भविष्य अधिक आकर्षक होगा, उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है, वे भविष्य को वर्तमान में खींच कर लाना चाहते हैं, वे क्रांति के पक्षधार होते हैं। इसके विपरीत वृद्धों को उनका बचपन आकर्षक लगता है, वे अतीत के गौरव का संरक्षण करते हैं। इसी पार्ट से जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है या गद्यांश कहें तो ये है। पैराग्राफ और गद्यांश एक ही बात होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है,
उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है बच्चों, इस पूरे लेसन में आपको यंग एज और ओल्ड एज के बारे में बताया गया है, क्योंकि यंग एज जो है वो फ्यूचर देख रहा है, वो जीना चाहता है फ्यूचर, और ओल्ड एज जो है वो फ्यूचर जी चुका है। मतलब जो यंग के लिए फ्यूचर है वो फ्यूचर वो लोग बुज़ुर्ग लोग जी चुके हैं, और वो ये देख चुके हैं कि जो तुम लोग जी रहे हो, यंग लोग या बच्चे जो जी रहे हैं, ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है ना कि बड़े वाली ज़िंदगी। और जो छोटे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ों वाली ज़िंदगी बहुत आकर्षित होती है। तो आपके पहले क्वेश्चन को तो आपको आंसर पता ही होगा, क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना मैंने आपको पहले ही गद्यांश में बता दिया है, ठीक है, उसी का संदर्भ यहाँ पे भी चल जाएगा। खा वाला जो उत्तर है वो कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए बच्चों। तो ये रही व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करनी, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो पहले डालते हैं संकेत डालना हमने आपको बता दिया। पैराग्राफ के 2 स्टार्ट लेटर और लास्ट में 2 स्टार्ट लेटर। देखिए पैराग्राफ के, ना कि व्याख्या के, पैराग्राफ के आपको डालना होंगे। हिंदी में प्रगतिशील, ठीक है, तो आप डालेंगे हिंदी में प्रगतिशील डॉट 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 और सुहावने होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए बच्चों क्या लेखक कह रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि बेटा पहला वाला क्वेश्चन सेम वही रहेगा जो पीछे लिखा था। खा वाला देखते हैं। लेखक का मानना है कि वर्तमान में साहित्यकारों द्वारा ऐसे साहित्य की रचना की जा रही है जिसमें नई विचारधारा के पोषक तत्व हैं। जो मतलब यंग लोग हैं जो लिख रहे हैं साहित्यकार को, साहित्यिक चीज़ें लिख रहे हैं, वे ये जानते हैं कि हम बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं जो हम लिख रहे हैं वो कल को जाकर पुराना हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों ने साहित्य लिखा है उनका पुराना हो गया। चलिए इसी के बारे में लेखक हमें बता रहा है। लेखक क्या कह रहा है? लेखक का मानना है कि वर्तमान में साहित्यकारों द्वारा ऐसे साहित्य की रचना की जा रही है जिसमें नई विचारधारा के पोषक तत्व हैं। इन साहित्यकारों का मानना है कि इनमें भविष्य की असीम संभावनाएं छिपी हैं जिस पर युवा पीढ़ी गर्व कर सकेगी। जिस प्रकार आज का युवा कालांतर में वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और वह अतीत की यादों में खोकर उसे अच्छा समझता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। युवा साहित्यकारों द्वारा नवीन यानी नया साहित्य का सृजन किया जाएगा, क्योंकि देश काल की मांग के अनुसार पुराना साहित्य अपनी प्रासंगिकता खो बैठता है। तब नव साहित्य का सृजन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, यानी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो युवा साहित्यकारों द्वारा समय समय पर किया जाता है। मतलब जो हम आज लिख रहे हैं वो कल को पुराना हो जाएगा, और जो कल लिखा जाएगा वो भी पुराना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वक्त देश के लिए उसकी मांग के अनुसार देश बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे है प्रगतिशील साहित्य निर्माता का क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। मतलब जो प्रगतिशील साहित्य लिख रहे हैं वो क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसका आंसर जानते हैं। प्रगतिशील साहित्य हेडिंग डालेंगे। निर्माता यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनका साहित्य भविष्योन्मुखी है। मतलब वो भविष्य को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, जो भविष्य का गौरव समेटे हुए है। इस साहित्य पर युवा पीढ़ी गर्व कर सकेगी, क्योंकि इसमें भविष्य की संभावनाएं और आवश्यकताओं को तलाश कर मानव की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ आपको ये लेसन पूरा समझ में आया होगा। अगर ये लेसन समझ में आया है और आप मेरी और भी वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, जिसको आप अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड पे जा सकते हैं और सभी लेसन की यानी 7 लेसन की आपको व्याख्याएं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ वही वीडियो आपको मिलेंगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।